अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं उज़्मा खान रूमी और मेरे साथ मौजूद नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, खान साहब ने तो सरप्राइज़ दे दिया। 26 तारीख को उन्होंने कहा था कि मैं सरप्राइज़ दूंगा और उन्होंने सरप्राइज़ ये कह के दिया है, वो हमारे सामने है। उन्होंने एक तो लॉन्ग मार्च की कॉल वापस ले ली, दूसरा उन्होंने अपनी असेंबलियाँ डिज़ोल्व करने का कह दिया। क्या इसके पीछे क्या मकसद है? क्योंकि कुछ लोग तो इसको कह रहे हैं कि बड़ी स्मार्ट मूव है, कुछ लोग कह रहे हैं फेस सेविंग का तरीक़ाकार है, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में किया हुआ फ़ैसला है। आपके मुताबिक इसका क्या मकसद है? उज़्मा, मुझे याद है कि मेरा ख्याल है 2-3 माह पहले यही सवाल खड़ा हुआ था कि क्या खान साहब आखिर में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है मैंने जवाब दिया था, और अगर आपके पास वो क्लिप है तो ज़रा दिखा दें ताकि फिर मुझे शायद दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या क्यों किया और कैसे किया। जी बताइएगा, दिखा सकते हैं हम? अगर सितंबर में इलेक्शन नहीं होते, ये गवर्नमेंट नहीं कॉल करती इस्लामाबाद वाली, तो ये ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब ये सोचें कि मैं केपी की गवर्नमेंट और पंजाब की गवर्नमेंट को डिसॉल्व करता हूँ, तहलील कर दूँ असम्बलियाँ, और मैं वहाँ इलेक्शन करा लेता हूँ। और इस वक्त खान साहब इतने पॉपुलर हैं कि वो पंजाब में भी जीत जाएंगे, और केपी में तो पहले से ही वो बैठे हुए, और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी पोजीशन। बिल्कुल। तो ये तो जो गवर्नमेंट्स बनेंगी तो 5 साल के लिए बनेंगी, ये 1 साल के लिए तो नहीं बनेंगी। तो खान साहब तो ऑलरेडी आधे पाकिस्तान के मालिक बन जाएंगे इस सूरत हाल में। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब बड़ी सीरियसली ये सोच रहे हैं कि पंजाब में और केपी में अगर ओवरऑल डिसॉल्वमेंट नहीं होती, अगर सारी फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं जाती, तो फिर ये खुद अपनी जहाँ हुकूमतें हैं उनको डिसॉल्व कर। सेठी साहब, आप तो छुपे रुस्तम निकले। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ शक हो रहा है। मुझे लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 महीने पहले आपने जो कहा था वो खान साहब जो है वो एग्जैक्टली आज वहीं पर पहुंच गए हैं। कहीं आप एडवाइज़र तो नहीं है खान साहब? खुदा दा खौफ करो यार, मैंने खान को भी मरवाओगे तो नवाज शरीफ को भी मरवाओगे तुसी। देखिए, ये बड़ा ऑब्वियस सी बात थी। जब आप सोचते हैं ना स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स, फॉल बैक पोजीशन, ये मैथमेटिक्स के अंदर एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं गेम थ्योरी। गेम थ्योरी ये होती है कि अगर उज़्मा ये कहेगी तो मैं क्या कहूँगा, या अगर उज़्मा ये करेगी तो मैं क्या करूँगा। फिर ये होता है कि अच्छा अगर मैं ये करूँ तो वो क्या करेगा, तो अगर वो ऐसे करता है तो फिर मैं क्या करूँगा। तो ये जैसे चेस के अंदर आप देखते हैं कि अगर मैं ये चाल चलता हूँ तो उसके मेरे ओपोनेंट के पास कौन सी चालें हैं, वो क्या क्या कर सकता है, और जब वो एक उनमें से करेगा तो मैं फिर कैसे काउंटर करूँगा। तो ये एक लॉजिकल सी चीज़ होती है। अगर सियासत आती हो और सियासतदानों की सोच पता हो तो बिल्कुल ही ऐसी चीज़ होती है। अब मैं अगर खान साहब की जगह पे होता, जब मैंने ये बयान दिया था, उस वक्त खान साहब की पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके के साथ सारे मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन करवाए जाएँ और जल्दी करवाए जाएँ। ये अगस्त की बात है, ठीक है ना। उस वक्त ये बात चल रही थी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से पहले शायद जनरल बाजवा जो है प्रेशर के अंदर आके और पीडीएम की गवर्नमेंट की छुट्टी करा देंगे और इलेक्शंस कॉल हो जाएंगे। और मैंने कहा अगर वो नहीं होता तो फिर खान साहब क्या करेंगे। और मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ कि फिर लॉन्ग मार्च जो है ना वो नाकाम हो जाएगी, क्योंकि लॉन्ग मार्च तो उसी सूरत में कामयाब होनी थी ना अगर जनरल बाजवा उसका साथ देते। अगर जनरल बाजवा ने उसका साथ नहीं दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने उसका साथ नहीं दिया, तो खान साहब की लॉन्ग मार्च ने कहीं नहीं जाना, तो उन्हें घर आना पड़ा। तो ये वाज़ेह हो गया था कि जनरल बाजवा घर जा रहे हैं और जनरल आसिम मुनीर बन रहे हैं। ये 3-4 दिन पहले पता चल गया था खान साहब को भी, और इसीलिए खान साहब ने फिर ये कहा कि हम 26 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे। उन्हें ये पता था कि अब ये कुछ चीज़ें होने जा रही हैं, उसको रोका नहीं जा सकता। तो उस वक्त फिर खान साहब ने सोचा होगा अब मेरी फॉल बैक पोजीशन क्या है, और इससे पहले भी ये डिस्कशन में आया होगा कि हमारी फॉल बैक पोजीशन क्या है। अब फॉल बैक पोजीशन वही होती है कि अगर आपको शिकस्त हो कहीं तो आप पीछे हटते हैं, फिर पीछे हट के फिर आप आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं और रास्ते ढूंढते हैं। अब आज लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ी ब्रिलियंट मूव है, कुछ लोग कह रहे हैं कि डेड एंड में खान चला गया था और अब फंस गया है, अब कुछ ना कुछ तो करना है, और ये एक डेस्परेट किस्म की मूव है। मैं नहीं समझता ऐसी, ना ये डेड एंड है ना खान फंस गया है, ये फॉल बैक पोजीशन है। उनका उम्मीद तो उनको यही थी कि वो कामयाब हो जाएंगे जो वो करने जा रहे थे, और उन्होंने जैसे कहते हैं बड़ा ज़ोर लगा दिया, वो नहीं हुआ। तो फॉल बैक पोजीशन ये थी कि अब हम एक और रास्ता इस तरह इख्तियार करते हैं जिसके साथ फेडरल गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर लाया जाए। अगर धरने के ज़रिए और इस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन के ज़रिए नहीं हो सकता एक काम, तो कोई और रास्ता ढूंढते हैं जिस रास्ते के ज़रिए हम फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर फिर प्रेशर डालें कि सारे पाकिस्तान में जल्दी इलेक्शन कराएं, लेट ना कराएं।
मैं ये समझता हूँ खान साहब ने ये रास्ता जो इख्तियार किया है डिज़ोल्व करने का, इसके पीछे एक फ़लसफ़ा है। वो फ़लसफ़ा जो है वो मेरा ख्याल है उसका भी मैंने जिक्र किया था कि क्या लॉजिक क्या है उस फ़लसफ़े की। अगर वो भी क्लिप है तो दिखा दीजिए आप। जी दिखाइएगा। यानी वो जो स्ट्रेटजी चेंज करने का मरहला है वो कर लेंगे, वो धरनों शरणों से बाहर निकल आएंगे, सड़कों से बाहर निकल उसकी आएंगे। ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। अब जब यहाँ इलेक्शन ये तो अभी आप हम ये गवर्नमेंट सारी घबराई हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सितंबर में होने जा रही हैं। एक तो ये कि जी क्या फेडरल गवर्नमेंट रहेगी या चली जाएगी। मैं समझता हूँ वो नहीं जाएगी, वो रहेगी। नहीं जाएगी। मगर सिमिलरली क्या ये दो गवर्नमेंट रहेंगी या खान साहब यहाँ डिज़ोल्व करके स्वीप कर जाएंगे और फिर ये बैठ जाएंगे यहाँ। फिर उसके बाद मुझे बताएं, इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ जब वो बैठे होंगे पंजाब में और केपी में, आपका क्या ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट सर्वाइव कर सकती है? मुश्किल हो जाएगा। अरे भाई फिर तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। दो प्रोविंसेस बगावत में होंगी, काम नहीं करने देंगी उनको, बड़ी आबादी वाला सूबा बगावत में और तो फिर मसले बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आप सोचिए ये कि मैं समझता हूँ कि जो गेंद है वो कहते हैं कि किसी ने फुटबॉल को किक किया, ठीक, गोल की तरफ, अब वो हवा में है, ठीक है, और वो जब वो गिरेगा तो क्या वो शहबाज शरीफ के पाँव के करीब गिरेगा कि वो किक मारेंगे या इमरान खान के पाँव पे? अच्छा सेठी साहब, इमरान खान ने तो अपनी किक लगा दी है, अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है, वो कैसे इसको डिफेंड करेगी? देखिए इस वक्त 2-3 इश्यूज चल रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि हम डिफेंड ऐसे करेंगे कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे, और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो ये डिसॉल्व नहीं कर सकेंगे, और उसके बाद फिर वक्त लगेगा, वो वोटिंग होगी, ये होगा, वो होगा, फिर हॉर्स ट्रेडिंग भी हो सकती है, फिर रेजिग्नेशंस भी आ सकते हैं, फिर परवेज़ इलाही को समझाया जा सकता है कि आप इधर ना खड़े हों, हमारे साथ आ जाएं। जरदारी साहब को इसीलिए एक्टिवेट कर दिया गया है कि आप बात करें, आपने सुनी लिया है। तो फिर गवर्नमेंट ने अपने आप को डिफेंड करना है इस तरीके के साथ कि ये डिज़ोल्व ना कर सकें। ठीक, परवेज़ इलाही साहब ने ऑलरेडी बयान दे दिया है कि जब इमरान खान कहेंगे मैं बटन दबाऊँगा तो डिज़ोल्व कर दूँगा, और साथ उन्होंने ये कहा कि ये गवर्नमेंट ये बात कर रही है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे फिर ये डिज़ोल्व नहीं हो सकेगी। ये क्या बात कर रहे हैं? जब असेंबली सेशन में होती है तो उस वक्त कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, ना ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बुलाया जा सकता है। तो इसलिए हमने तो 40 दिन से इसीलिए असेंबली को रखा हुआ है ताकि हमारे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना आए, ये उनका कहना है। तो अब यहाँ पर आ जाती कानूनी बात कि क्या परवेज़ इलाही साहब सही कह रहे हैं या राना सनाउल्लाह सही कह रहे हैं। राना साहब कहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे, या गवर्नर से कहेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग ले। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं आप कर ही नहीं सकते, असेंबली सेशन में हम चल रहे हैं और हम इसी सेशन में भी हम चाहें तो हम डिज़ोल्व करके गवर्नर को भेज सकते हैं। तो अब यहाँ आ गई आईनी बात कि गोल की तरफ गेंद जा रहा है, वो डिफेंस में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं हम आइन के तहत ये कर देंगे, वो कहते हैं हम आइन के तहत ये कर देंगे। तो आइन क्या कहती है? आइन का एक फ़िक्र है 136 लुब लवा, उसका ये है कि आप किसी वक्त भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च कर सकते हैं। उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि असेंबली सेशन में हो या ना हो। अगर असेंबली सेशन में है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर रिक्विजिशन करनी पड़ती है, उसके लिए नोटिस देना पड़ता है, इतने दिन के अंदर अंदर उसको बुलाना पड़ता है। अभी आपने देखा इस्लामाबाद में भी जब असेंबली सेशन में नहीं थी तो इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए इन्होंने फिर रिक्विजिशन की, जिसके साथ ही 8 दिन पहले इंतज़ार करनी पड़ी, फिर उसके बाद उन्होंने बुलाई असेंबली, फिर उसके अंदर इन्होंने वोट रेजोल्यूशन किया, फिर उसके 4 दिन के बाद तो ये हुआ वो हुआ। तो जब असेंबली सेशन में हो तो फ़ौरन कर सकते हैं, किसी बुलाने की ज़रूरत नहीं। तो इसमें परवेज़ इलाही साहब गलत बयानी कर रहे हैं। अच्छा। और कानूनी तौर पे जो राना सना कह रहे हैं वो सही है, मगर मसला ये है कि अगर इन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया कि फ़ौरन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च कर दिया तो, और उन्होंने कहा कि आप कर नहीं सकते, तो ये फिर अदालतों में घूमेंगे, और अगर अदालतों में घूमेंगे तो अदालतों में घूमते घूमते 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं, क्योंकि पहले आप हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं, फिर वगैरह वगैरह वगैरह, उतना टाइम ही हो जाएगा। तो फिर वही बात होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज अगर ये चीज़ शुरू होती है तो उसके बाद इसका ये मतलब है कि जनवरी तक तो ये अदालतों जो है इसका फ़ैसला नहीं करेंगी, फिर अपीलें होती हैं एंड सो ऑन, हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील। ठीक, तो ये 2-3 महीने तो 2-3 महीने तो ये खींच लेंगे। ठीक, अगर 2-3 महीने खींच लेते हैं तो खान साहब का जो मकसद है कि फौरी तौर पे
ड्रामा किया जाए और डिज़ोल्व करके इलेक्शन कॉल की जाए ताकि फेडरल गवर्नमेंट अंडर प्रेशर आ जाए, तो वो तो फिर 2-3 महीने के लिए अंडर प्रेशर नहीं आएंगे। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात एक और है कि खान साहब ने एक और भी इसके पीछे सोच है। वो सोच ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो या ना हो, डजेंट मैटर, असूलन वो सिर्फ पंजाब और केपी से डिसॉल्व नहीं कर रहे, वो ये भी कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध के अंदर, वहाँ जो इनके एमपी है उनको कह रहे हैं रिज़ाइन करें जी। और उधर ऑलरेडी वो कह चुके हैं हम रिज़ाइन कर चुके हैं, और फिर उसको दोहराएंगे कि हम तो वहाँ से रिज़ाइन कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि वो ये प्रूव करना चाह रहे हैं, बयानिया एक नया बनाने जा रहे हैं। वो नया बयानिया ये बनाने जा रहे हैं कि देखिए जी, हमारे इतने बंदे वहाँ थे, इतने बंदे यहाँ, इतने बंदे यहाँ, इतने बंदे यहाँ, इतने बंदे यहाँ, 60% पाकिस्तान के जो वोटर है वो तो बाहर निकल आया असेंबलियों से। तो अब ये इस्लामाबाद में लेके बैठे हुए हैं और इनके पास है कुछ नहीं, और सिंध के अंदर 50, 60, 70 लोग हैं इनके पास, और नेशनल असेंबली के अंदर इनके वही 150-200 जितने भी इनके हैं, और बाकी तो सारे पाकिस्तान के इलेक्टेड लोग छोड़ा हैं। तो ये तो जवाब बनता है कि आप नई इलेक्शन कॉल करें, और उस सूरत में वो इलेक्शन कमीशन के पास भी जा सकते हैं कि कॉल अ फ्रेश इलेक्शन, बिकॉज इस गवर्नमेंट ने सारे प्रोविंसेस भी जो हैं वहाँ भी डिसोल्यूशंस भी हो गई हैं और लोग रिज़ाइन करके भी आ गए हैं उधर भी। तो ये तो अब एक मैंडेट रहा ही नहीं किसी के पास। तो अगर ये नहीं मानते तो आप ऑर्डर करें कि नए इलेक्शंस, और अगर वहाँ से नहीं मिलती इनको कोई सहूलत तो फिर ये अदालतों के पास जाएंगे कि देखिए जी 60% लोग तो छोड़ा हैं, अब ये बैठे हुए हैं, ये तो ज़्यादती कर रहे हैं, इनको कंपेल किया जाए कि आइन की रूह जो है उसको फॉलो किया जाए और फ़ौरन इलेक्शंस सारे पाकिस्तान में करवाए जाएं। एक दूसरा ये कि अच्छा फिर भी अगर ये नहीं कराते तो इन्हें केपी में तो और पंजाब में तो करवाने पड़ेंगे। वहाँ भी ये है कि 60 दिन में होने हैं या 90 दिन में होने हैं, और फिर ये भी एक आर्ग्यूमेंट होगी अदालत के अंदर अगर ये अदालतों में जाते हैं कि जी ये इलेक्शन जो है ये अगर हो भी जाते हैं यहाँ तो इसके खर्चे कितने हैं। वो इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि एक सीट के ऊपर 10-10 करोड़ रुपया लगता है। वो कह रहे हैं कि दो असेंबलियों के अगर हम करवाएंगे तो तकरीबन 22.5 अरब रुपए का 22.5, और अगर होता है और से अभी 3, 4, 5, 6 महीने के तक ये इलेक्शन हो जाते हैं, और अगले इलेक्शन जो हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने कराने हैं वो होंगे जाके सितंबर अक्टूबर में, तो उस वक्त फिर खर्चे करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए फेडरल गवर्नमेंट के भी जो इलेक्शन है होते तो प्रोविंसेस में है ना, तो फिर सारी इलेक्ट्रल मशीनरी जो है उसको गैल्वेनाइज करना पड़ेगा, उसको फिर गेयर अप करना पड़ेगा, तो अच्छी खासी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो ये केस बनता है ले जाने के लिए इलेक्शन कमीशन और अदालतों में कि जी इस गवर्नमेंट को अब कहा जाए कि अब ये 2-2, 3-3 इलेक्शन नहीं हो सकते और एक ही इलेक्शन हो और आप रैप अप करें, जल्दी करें। तो सिर्फ तंग करने वाली बात है ना, लड़ाई झगड़े करने वाली बात है। इस सूरत में फेडरल गवर्नमेंट जो है जबकि उनके पास ना पंजाब होगा ना केपी होगा और ना ही अभी भी है, मगर अभी सूरत हाल वो नहीं है। अब ये इलेक्शन के बाद अगर खान साहब आ जाते हैं तो उससे 2 चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। एक ही है कि कितने पॉपुलर हैं, फिर वो बाई इलेक्शन वाली बात नहीं आएगी, ठीक यही तो आएगी जी एक इलेक्शन हो गया है उसके अंदर इतने पॉपुलर हैं, फिर आ गए और शायद ज़्यादा मेजॉरिटी से आ जाएँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आ जाते हैं तो 5 साल के लिए आएंगे जैसे मैंने कहा, और जब दूसरे इलेक्शन होंगे सितंबर अक्टूबर में जनरल इलेक्शन होंगे जब, तो उसके अंदर तो इनकी हुकूमतें बैठी होंगी, यहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट तो नहीं होंगी न्यूट्रल, ये तो बिल्कुल ऐसी हुकूमतें होंगी जो कि सारे का सारा वोट ही इनको दिलवाया जाएगा, क्योंकि पावर होगा ना पैसे देने का, ये देने का, वो देने का, तो मतलब ये मुश्किल हो जाएगा फेडरल गवर्नमेंट के लिए इसको गोल को रोकने, इनको गोल करने से रोकने के लिए। सर साहब ये तो इलेक्शन के बाद की सूरत हाल आपने बयान की ना कि इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल होगी। इलेक्शन से पहले असेंबलियों से निकलने का फैसला ये कैसा है, क्योंकि तारीख के तनाजुर में देखा जाए, जैसे अभी राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि जैसे 1985 के इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी ने बायकॉट किया था तो पंजाब में उसकी पोजीशन सारी ख़राब हो गई थी। तो आज अगर ये भी PTI भी निकलती है तो इससे मज़ीद सूरत हाल ख़राब होगी और इनको नताइज भुगतना पड़ेंगे। इसका मैं जवाब लेना चाहूँगी आपसे। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और इसी पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सेठी साहब, राना सनाउल्लाह ने तो कह दिया है कि ये जो आपकी मूव है ना असेंबलियों से निकलने का जो फैसला है आपके लिए आपको उल्टा पड़ जाएगा। हाँ, मेरा ख्याल है उनका ये मौक़िफ़ है कि
असेंबलियों से निकलने का मतलब है एक किस्म के आप बॉयकॉट कर रहे हैं, और बॉयकॉट जो है कभी भी फ़ायदामंद नहीं हुआ। 1985 में फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल्स पार्टी ने बॉयकॉट किए थे जनरल इलेक्शंस, बाद में भुगताए थे कि काश कि हम ना करते, फील्ड में रहना चाहिए। मगर मैं समझता हूँ ये गलत एग्ज़ाम्पल दिया उन्होंने। ये कोई ग्राउंड से बाहर नहीं निकल रहे, ये तो अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर लाया जाए और साथ साथ अपना भी पोजीशन जो है उसको बेहतर किया जाए। क्योंकि अगर इस वक्त ये चौधरी परवेज़ इलाही के रहमो करम पे हैं पंजाब के अंदर, तो मेरा ख़्याल है खान साहब को ये कैलकुलेशन है कि अगर आज इलेक्शन होता है और नून लीग बड़ी अनपॉपुलर है और ये तो इससे ज़्यादा सीटें ले जाएंगे पंजाब के अंदर, तो फिर इन्हें शायद परवेज़ इलाही की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मेरा ख़्याल है ये तो खान साहब के लिए कोई विन विन सिचुएशन है और ये बैकअप पोजीशन थी उनकी, क्योंकि अगर पुरानी पोजीशन उनकी कामयाब हो जाती तो आज हम एक केयर टेकर गवर्नमेंट्स के अंदर होते और इलेक्शन की तरफ जा रहे होते जनवरी फरवरी में। तो क्योंकि वो नहीं हुआ तो अब खान साहब ने ये बैकअप पोजीशन ली है, जिसके साथ उनका ये ख्याल है कि इतना प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर पड़ जाएगा अब कि गवर्नमेंट को खुद सोचना पड़ेगा कि इनके नेगोशिएशन शुरू करके तो अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएँ। और मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान राणा साहब ने दिया है, उसको लोगों ने तवज्जो नहीं दी उसकी तरफ। मैं इसलिए तो देख रहा था कि अब कैसे गोल को प्रोटेक्ट करेंगे, खान साहब गेंद को लेके आ रहे हैं और तो कैसे बचाएंगे। तो राणा साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा देखिए ये तो 6 महीने तो लग ही जाते हैं ना, हमें भी 6 महीने तो कम से कम चाहिए ना कि हालात बेहतर करें ताकि इलेक्शन में जा सकें। कोई ऐसी बात की है ना उन्होंने, 4 से 6 महीने हमें चाहिए ताकि हम मईशत को ज़रा सेट कर लें और फिर आवाम के लिए कुछ दे सकें, यही कहा है ना। exactly. तो वो तो कोई बात होगी ना, दिसंबर है तो जून में वही आप वाली बात हो जाएगी कि वो दरमियान वाली सिचुएशन दरमियान वाली। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि पहले भी ये बातें हुई हैं, ये हवा में बात नहीं की राणा साहब ने, इसलिए ऐन मुमकिन है कि फिर से कोई नेगोशिएशन शुरू हो जाए कि अभी आप ना डिज़ोल्व करें, अभी आप ये ना करें और चलें बैठें कोई बात करते हैं कि इलेक्शन कब होगी सबकी, क्योंकि इस तरीके से तो इकॉनमी बैठ जाएगी। सारा वक्त अगले 6-9 महीने इलेक्शन ही होते रहेंगे, पैसे ही खर्च होते रहेंगे, वैसे ही ख़जाने में पैसे कोई नहीं है। और तो इसलिए ना करें ऐसे, चले बैठ जाएं। हम सितंबर अक्टूबर की बात नहीं करते, जून जुलाई अगस्त की बात करते हैं, थोड़ा सा आप छोड़ें थोड़ा सा। तो ये मैं समझता हूँ ग्राउंड तैयार हो रही है और अगर वो ग्राउंड तैयार हो रही है तो आज खान साहब कह रहे हैं हम ये सारी चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं, कल को ये भी पॉसिबल है कि ऐसे ना हो, खान साहब को शायद ऐसे कोई पेशकदमी आ जाए कहीं से कि जी आप नेगोशिएशन करें और आप इस्लामाबाद भी आ जाएं और वहाँ बैठ के आगे सारा का सारा सिलसिला जो है गोइंग फॉरवर्ड वो कर लेते हैं। तो ये पेशकदमी होगी या यू टर्न होगा? ये अब यू टर्न तो नहीं, अब सियासत में इसको यू टर्न नहीं कहते, इसको टैक्टिक स्ट्रेटजी कहते हैं। जैसे फॉल बैक पोजीशन है कि 2 कदम आगे बढ़ रहे थे खान साहब, ठाप पड़ गई, पीछे हटना पड़ा 1 कदम, अब फिर इधर से शुरू हो गए। तो ये उस किस्म की सिचुएशन है। तो मैं समझता हूँ अभी गेम चलेगी, अभी ये ऐसे बिल्कुल नहीं होगा कि कल डिज़ोल्व हो जाएंगी, ये अभी थ्रेट है और इसके पीछे कुछ बातचीत चलेगी और धमकियाँ आएंगी जाएंगी और बातें चलेंगी। यहाँ तक ये भी हो सकता है कि अभी फ़ौरन इनको फ़िक्र हो जाए गवर्नमेंट वालों को कि यार ये तो पक्का है तो करूए, ठीक 2 चीज़ें शुरू हो जाएंगी। एक तो चौधरी परवेज़ इलाही को जफ्फी डालने की कोशिश की जाएगी, वो पाजी इधर आ जाओ, हाँ, और जरदारी साहब आपको पता है मास्टर है इन चीज़ों के, तो वो शायद हो सकता है नेगोशिएशन शुरू हो जाए, चौधरी शुजात भी इन्वॉल्व हो जाए, परवेज़ इलाही को समझाया जाए एट्सेट्रा। उधर मुनीस इलाही जो है वो उसने फ़ैसला कर लिया कि हमने नून लीग और पीडीएम वालों के साथ नहीं बैठना, इन पे एतमाद नहीं किया जा सकता। तो क्या परवेज़ इलाही जो है वो इस वक्त मुनीस इलाही की सुनेंगे? नहीं, परवेज़ इलाही ने अभी तक तो मुनीस इलाही की सुनी है जी। अब मगर देखिए परवेज़ इलाही भी परवेज़ इलाही है ना, तो वो तो देखेंगे कि उनका फ़ायदा कहाँ है, नुकसान कहाँ है। एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि परवेज़ इलाही साहब पहले सारे अपने इंस्ट्रक्शंस जो थे वो इस्टेब्लिशमेंट से लेते थे, अब वो इस्टेब्लिशमेंट से उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी। तो अब परवेज़ इलाही साहब सोचेंगे कि यार अब जनरल आसिम मुनीर आ गए हैं, पुराने लोग सब छुट्टी हो गई है जो कि प्रो इमरान खान थे, ये अगर प्रो इमरान खान नहीं है तो ये प्रो नून लीग भी नहीं होंगे। तो अब हमने सोचना है कि हमारा फ्यूचर कहाँ है। मगर दिल के अंदर जो बात है वो यही है कि
खान साहब ने जो डैमेज किया है फ़ौज को एज एन इंस्टीट्यूशन, क्या फ़ौज अभी तैयार हो गई है कि खान साहब को वापस एक मौका दे दिया जाए कि ये बन जाएं फिर से प्राइम मिनिस्टर? और क्योंकि वो कहते हैं कि लेपर्ड नेवर चेंजेस इट्स स्पॉट्स, लेपर्ड के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने जो उनके ऊपर जो धब्बे होते हैं वो स्किन के ऊपर वो कभी चेंज नहीं करते। और खान साहब से बड़ा लायन तो खैर नवाज शरीफ है, खान साहब तो लेपर्ड है। तो क्या ये आगे जाके बदल जाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल बदलेंगे। तो इसलिए इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं और चौधरी साहब को सोचना पड़ेगा कि अब उन्होंने अगर बैठना है तो किस तरह जाके बैठना है और किस किस्म की ट्रस्ट किसके ऊपर करना है, खान साहब के ऊपर करना है या नून लीग के ऊपर करना है। खान साहब अगर इलेक्शन में स्वीप कर जाते हैं तो फिर परवेज़ इलाही की क्या ज़रूरत है? खान साहब एक ज़माने में कहते थे परवेज़ इलाही भी चोर है, और इसी तरीके के साथ परवेज़ इलाही को ये देखना है कि खान साहब के साथ बैठना है आगे जाके जब उनकी ज़रूरत नहीं होगी और उनकी अहमियत नहीं होगी। और अभी भी उनकी सारी काबीना तो पीटीआई की है, सिर्फ जो सीएम है तो वो भी सियासतदान है, तो उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि आगे जाके बैठना कहाँ है। तो चौधरी शुजात उन्हें समझा लेंगे। देखिए, उसमें आपको याद होगा कि सब बात तो तय हो चुकी थी, ये बात तो हो चुकी थी। आखिरी दिन में चौधरी साहब ने पहले तो जरदारी साहब के पास गुलाब जामुन लेके गए थे, वहाँ एक दूसरे के मुंह में इन्होंने खिलाया था कि मुबारक होए तुसी आ गए हो, असी आ गए हैं, जफ्फियाँ छिप्पियाँ। ठीक है, अगले दिन सुबह 11 बजे को फ़ोन आता है और चौधरी साहब यू टर्न लेके इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जरदारी साहब तो या चौधरी शुजात को मिलने जा रहे थे, सीधे से वो चले गए उधर बनी गाला, और लोगों ने एक ही होया। तो अभी भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब फ़ोन नहीं होगा, वही ऑप्शन है। अब फ़ोन नहीं होगा, जरदारी साहब जो है वो अपनी गेम खेलेंगे। वो क्या जरदारी साहब ने वैसे शुरू कर दी अपनी गेम, शुरू हो गई है। उनको सारी पीडीएम ने कहा जी तोड़े वाले की था, तो अब वो गोलकीपर इज जरदारी साहब, इट्स नॉट शहबाज शरीफ। ठीक। अच्छा, अभी आपने कहा कि जो फ़ौज है वो ए पॉलिटिकल हो चुकी है और ऑब्वियसली ऐलान भी कर दिया गया है, जनरल बाजवा ने जाते जाते ऐलान कर दिया है कि हम ए पॉलिटिकल हो गए हैं। ये जो रजीम चेंज की, ये जो हाइब्रिड सिस्टम लाया गया था, क्या ये इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा? क्या इसकी बाकियात या फिर अभी भी बाकी हैं? नहीं, देखिए, ये 70-75 साल लगे हैं, फ़ौज की इंटरवेंशंस बढ़ती जा रही हैं। पहले जब तकलीफ़ होती थी तो मार्शल लॉ लगा देते थे, अब लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये हाइब्रिड रजीम, ये भी 10 साल चली है ना। अब 2022 है, 2012 का ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, तो अब जाके ख़त्म हुआ है। तो ये वही हर 10 साल के बाद एक फ़ौज का प्रोजेक्ट आता रहता है। तो अब ये भी एग्जॉस्ट हो गया है, मार्शल लॉ भी एग्जॉस्ट हो गया है, ये हाइब्रिड रजीम भी एग्जॉस्ट हो गया। अब क्या सोचेंगे कि हमने अगर मदाखलत करनी है तो कैसे करनी है, अगर पीछे हट के बैठना है तो कब तक पीछे हट के बैठना है, अगर सूरत हाल फिर ख़राब हो जाती है और कौमी मफाद की बात आनी शुरू हो जाती है, डिफ़ॉल्ट की बात आनी शुरू हो जाती है, केओस, अनार्की, टेररिज्म की बात आए, तो फिर फ़ौज चुप करके बैठी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आगे देखने वाली है, कोई परमानेंट चीज़ नहीं होती कि जी हम पीछे हट गए हैं। तो ये जो लोग समझते हैं कि जी ये अब ख़त्म हो गया मामला, फ़ौज आउट हो गई है, सियासतदान इन हो गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बहुत से इसमें फैक्टर्स आएंगे कि हालात किस किस्म के डेवलप करते हैं, सियासतदान किस किस्म की एक दूसरे के गले पड़ते हैं, और मईशत का क्या हाल होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अभी देखने वाली ये प्रोजेक्ट जो है, जो नया प्रोजेक्ट है, इट इज़ इन प्रोग्रेस राइट नाउ। ठीक है, इस पर बात करेंगे। मैं जानना चाहूँगी कि कौन सा प्रोजेक्ट और क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, क्या नया होने जा रहा है? क्योंकि आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट तो जो है वो न्यूट्रल हो गई है, दूसरी तरफ लेकिन इमरान खान को हम देख रहे हैं कि वो मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इन दी एंड जो है वो हमारी मुआशी जो सूरत हाल है उसको मज़ीद ख़राब करेगा। क्या ऑप्शंस हैं, मतलब नेक्स्ट क्या होने जा रहा है और क्या होना चाहिए? जी सही कह रही हैं आप। उसकी वजह यह है कि एस्टैब्लिशमेंट पीछे तो हट गई है, मगर दो चीज़ें अब वाज़ेह हो जाएंगी ना। पहली बात तो ये थी कि इमरान खान साहब ने बहुत कुछ कर दिया और बहुत कुछ कह दिया, कोई एक्शन तो नहीं लिया गया ना उनके ख़िलाफ़, सिवाय एक दो लोगों के जिन्होंने गाली गलोच पे आ गए थे। खान साहब ने कम किया है फ़ौज के ख़िलाफ़ या फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़, तो क्यों नहीं उनके ख़िलाफ़ किसी ने एक्शन किया? ना फ़ौज की तरफ से कोई एक्शन हुआ, ना हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन हुआ। कानूनी एक दो चीज़ें हुई हैं, मगर उसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ। तो अब सवाल ये है, वो इसलिए नहीं कुछ हुआ था कि जो मर्ज़ी कह लें इमरान खान साहब, उनको जो गुस्सा ये था कि जो वो तवक्को करते थे कि मेरी हामी पूरी भरी जाएगी, वो पूरी नहीं भरी गई, मगर कुछ हद तक तो भरी गई। कोई जनरल फैज़, जनरल बाजवा और ऐसे कुछ और जर्नैल, उन्होंने फिर भी इमरान खान को लाडला रखा हुआ था।
गाली भी वो दे रहे थे मगर फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा हमने तो आगे बढ़ना है, हम इस नामुनासिब तो अब रवैये को बात अब यह पीछे है छोड़ेंगे और कि आगे यहाँ बढ़ेंगे। तब्दीली आ जाएगी। अब ठीक, यहाँ तब्दीली आएगी। अच्छा, तब्दीली ये होगी कि अब खान साहब को बचाने वाला कोई नहीं होगा। न्यूट्रलिटी का ये भी मतलब है ना कि अगर आप कानून तोड़ेंगे तो हुकूमत जो मर्जी कर ले। पहले तो हुकूमत को रोका हुआ था कि आपने गिरफ्तार नहीं करना है इमरान को, आपने ये नहीं करना है इमरान को, क्यों उसके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और फिर भी आखिरी स्टेज तक आपने देखा कि जनरल बाजवा और उनके साथी जो कि खान के हामी भी थे मगर कुछ मजबूरियाँ थी जिसके तहत पीछे हटना पड़ा उन्हें क्योंकि बड़ी बदनामी हो रही थी, मगर आखिर तक उनकी यही कोशिश रही कि किसी तरीके के साथ इस गवर्नमेंट को घर भेजा जाए और या अगर वो नहीं तो नया आर्मी चीफ ही हुकूमत ना लगाए और बाजवा साहब को 6 माह की और एक्सटेंशन मिल जाए। ये आखिरी वक्त तक ये बात चल रही थी। खान साहब भी तैयारी करके बैठे हुए थे कि जी इसको 6 महीने और दे दें। इसका ये मतलब है वो गाली गलौज भी जो थी वो बड़ी टैक्टिकल किस्म की थी, पीछे से कुछ ना कुछ और हो रहा था। अच्छा, तो खान साहब भी डबल गेम खेल रहे थे, उधर से भी मजबूरियाँ थी क्योंकि फ़ौज के अंदर बड़ा सपोर्ट है खान के लिए, और तो वो मजबूरी के तहत पीछे हटे थे मगर खान को वही बात पसंद नहीं आई। तो मेरा कहने का ये मतलब है अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपने देखा हुआ क्या है, उससे आपको कुछ समझ आएंगे आप कि स्वाति साहब को फिर पकड़ के ले गए जी, और गिल साहब के पीछे मैंने सुना है फिर शायद कुछ कार्रवाई होने का गिल है साहब ने कल फिर ज़रा फिर। तो अब जो मुझे लग रहा है कि अब कोई भी बंदा पीटीआई का कोई गलत काम या गलत बात फ़ौज के ख़िलाफ़ करेगा तो आप देखिएगा कि एक्शन इमीडिएटली एक्शन हो जाएगा। यहाँ तक कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब ने भी कोई गड़बड़ की अब उस किस्म की जैसे पहले करते रहे हैं तो खान साहब के ऊपर भी एक्शन हो जाएगा। अच्छा, खान साहब को भी एक्शन हो जाएगा इनके ऊपर, ये मैं आपको कह रहा हूँ। वो जो रुकावट थी ना पहले वो अब हट गई है। अब हुकूमत जो चाहे वो कर ले। अगर वो समझती है कि खान साहब ने कानून तोड़ा है तो गिरफ़्तार भी कर सकते हैं खान साहब को, और भी बहुत कुछ हो सकता है। इनके लोगों के ऊपर भी नैब खुल जाएगी। अब पहले नैब को भी रोका हुआ था, FIA का रोका हुआ था, छोटी छोटी चीज़ें हो रही थी। अब आपने देखा है एकदम फ्लड्स, वो गेट्स, डैम के गेट्स खुलने वाले हैं। ये गवर्नमेंट जो है इसको खुली छुट्टी मिल गई है अब, कभी हम नहीं मुदाखलत करेंगे। आपने उज़्मा के ख़िलाफ़ एक्शन लेना है आप ले लें, आप हैं, इमरान खान है और अदालतें हैं, डोंट इन्वॉल्व अस। तो गवर्नमेंट तो फिर इमरान खान को अब पूरी जिसे कहते हैं ना रियासत की जो सोटी है वो लगाएगी। कानून उनके पास है, अदारे उनके पास हैं, तो ऐसा ही कुछ नहीं करेगी। मगर FIA है और बहुत से इदारे हैं, तो हर किस्म की अब कार्रवाई होगी खान साहब के ऊपर और PTI के ऊपर। लेकिन जो सपोर्ट कर रहे थे इमरान खान साहब को, वो इस्तीफे के बाद उनकी क्या पोजीशन होगी? कुछ भी नहीं। देखिए फ़ौज में बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब आप घर चले जाते हैं ना फिर आप ज़ीरो हो जाते हैं। जब आप फ़ौज में अंदर होते हैं तो आप 100/100 होते हैं। जिस दिन आप रिज़ाइन करते हैं वो यूनिफॉर्म उतरता है तो आप ज़ीरो हो जाते हैं। आपको कोई पूछने वाला कोई नहीं होता, आपको कोई सुनने वाला कोई नहीं होता, आपको कोई मिलने वाला फ़ौज में से कोई नहीं होता। सारा के सारा फ़ौज का रुख जो है वो बदल जाता है, वो जो नया लीडर आता है उसके पीछे शुरू हो जाती है। ये डिसिप्लिन इसी तरीके से है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो साहब रिज़ाइन कर रहे हैं, जो भी वजह है, किसी की एक वजह है, किसी की दूसरी वजह है, किसी की ये वजह है कि आपने मुझे सुपरसीड कर दिया, द ऑनरेबल थिंग इज़ कि मैं रिज़ाइन कर जाऊँ। किसी ने ये सोचा कि आपका हक नहीं बनता था चीफ बनने का, मेरा हक बनता था, तो और मैं फिर रिज़ाइन करता हूँ। तो कुछ लोग तो ऑन प्रिंसिपल फ़ारग हो रहे हैं, अपने आप को निकाल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे जिन्हें पता है कि अब उनकी छुट्टी हो जाएगी, उनकी छुट्टी हो जाएगी। वो बहुत करीबी तौर पे फ़ौज का अम्ब्रेला लेके, छतरी लेके उसके नीचे बहुत से ऐसे काम कर रहे थे जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे सियासी तौर पे, और उनको भी पता होगा कि अब हमारे साथ क्या होना है। बेहतर यही है कि हम सलाम दुआ लेके और कहे जी जो हो गया, अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं। वी वोंट क्रिएट मिसचिफ, हम और तंग वंग नहीं करेंगे, कोई और ड्रामे नहीं करेंगे बैठ के। और अगर उनका ख्याल है कि वो बैठे रहेंगे तो ये मैं आपको बता दूँ, फ़ौज के अंदर ये होता है कि जब कोई नया बंदा आता है ना तो वो जो लोग इधर उधर गड़बड़ कर रहे होते हैं उनको फ़ौरन फारग कर देता है। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। जब जनरल बाजवा बने चीफ़, तो चीफ़ बनने से पहले एक कशमकश चल रही थी कि ये बनेंगे या कोई और बनेगा। तो उस वक़्त इनके ख़िलाफ़ एक मुहिम चली मीडिया के अंदर, ठीक, इनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए एक किस्म की। बहरहाल वो बन गए। जैसे ही वो बने उन्होंने अपनी इंक्वायरी की कि ये किसने ये चलाई थी, क्योंकि फ़ौज के अंदर से हुई थी। उन्होंने उस बंदे को आइडेंटिफाई किया। इस बंदे ने
इनकरेज की थी, इसका ये मोटिव था। अच्छा, और उसको पहले तो उसको ट्रांसफ़र किया आपने उस पोजीशन से, फिर जहाँ नई पोजीशन में चला गया वहाँ 4-6 महीने के बाद फिर बुला के कहा ऑन करप्शन चार्जेस तुम रिज़ाइन करो नहीं तो तुम्हें टांग देंगे, उनको निकाल दिया। तो मतलब है कि ये चीज़ें फिर लोग भूलते नहीं हैं। तो यहाँ तो बहुत बड़ी कश्मकश हुई है फ़ौज के अंदर। ये रातों रात एम आज जनरल आसिम मुनीर नहीं बन गए, इनके पीछे अच्छी खासी फ़ौज की एक क़यादत थी जो कि जिन चाहती थी कि ये पुरानी चीज़ें ख़त्म हो और हम नया एक ऐसा बंदा सामने लेके आएँ जो अपराइट हो, मॉरली एक साफ़ सुथरा हो और जो कि सियासत में हिस्सा ना ले, बिकॉज हमने पीछे हटना है। बहुत शुक्रिया सेठी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।